Hello everyone, welcome to our YouTube channel Study with Friends। ग्रामीण विकास के अंतर्गत मनरेगा का जो एमसीक्यू था उसका पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा। आज हम उसके आगे मनरेगा का जो टॉपिक है उसके आगे का जो क्वेश्चन उसको कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 10th में जो सेकेंड चरण के बारे में जो एक्सप्लेन की थी वो गलती से 300 जिले के बारे में मैंने आपको बताया था कि मनरेगा के अंतर्गत जो सेकेंड जो चरण था उसमें 300 जिलों को नहीं शामिल किया गया था, उसमें 130 जिलों को शामिल किया गया था। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा अगर नोट डाउन किए होंगे तो, कि मनरेगा के द्वितीय चरण में 300 जिले नहीं 130 जिले शामिल किए गए थे। क्लियर है? चलिए आज हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा अधिनियम संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 2 फरवरी 2006, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 2007, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल 2008 और ऑप्शन डी है 2 फरवरी 2008। देखिए, मनरेगा अधिनियम जो है संपूर्ण भारत में तृतीय चरण में लागू किया गया था और जो तृतीय चरण का जो डेट था ये था 1 अप्रैल 2008। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2008। देखिए, जो 2 फरवरी 2006 वाला जो डेट है ये प्रथम चरण का डेट है। क्लियर है? ये फर्स्ट चरण जो कि स्टार्ट किया गया था। अगर छत्तीसगढ़ में मनरेगा अधिनियम की शुरुआत कब की गई थी तो 2 फरवरी 2006 को की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट जो है 1 अप्रैल 2007, ये इसका सेकंड चरण का डेट है। मनरेगा अधिनियम का जो सेकंड चरण है ये 1 अप्रैल 2007 को लागू किया गया और 1 अप्रैल 2008 को इसका तृतीय चरण या थर्ड चरण आया, जिसके तहत मनरेगा अधिनियम को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया, उस समय गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो जो नरेगा अधिनियम है इसका नाम कब चेंज किया गया था? 2 अक्टूबर 2009। 2 अक्टूबर 2009 इस डेट को चेंज किया गया था महात्मा गांधी जी के बर्थडे वाले दिन। तो उस समय महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो उस समय गांधी जी की 140वीं जयंती मनाई गई थी। तो सेकंड जो क्वेश्चन है इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 140वीं जयंती पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर 2005, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 2006, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 2007 और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 2009। तो मैं आपको जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में अभी आपको बताई हूँ कि नरेगा का जो नाम है वो मनरेगा कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को किया गया। उस समय गांधी जी की 140वीं जयंती पर किया गया। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनरेगा का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है सामाजिक सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन है बाढ़ नियंत्रण एवं सूखा रोधन, तीसरा ऑप्शन है सक्रियता पूर्वक सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो सामाजिक सुरक्षा जो यहाँ पे बोला गया है ये डेफिनेटली मनरेगा का लक्ष्य है, क्योंकि इसमें रोजगार के अवसर उपलब्ध करा के ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा दिया जाएगा, ये मनरेगा का एक लक्ष्य होता है। दूसरा बोला गया है बाढ़ नियंत्रण एवं सूखा रोधन, ये भी बिल्कुल सही है कि ग्रामीण भारत में सूखा रोधन और बाढ़ नियंत्रण भी मनरेगा के अंतर्गत एक लक्ष्य है।
तीसरा बोला गया है सक्रियता पूर्वक सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना। तो देश की उन्नति में जो है समाज की उन्नति, देश की उन्नति में और समाज की उन्नति में जब तक उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये जो तीसरा लाइन जो बोला गया सक्रियता पूर्वक सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो तीनों जो स्टार्टिंग जो ABC दिया गया है ये तीनों के तीनों सही हैं। तो हमारा लास्ट ऑप्शन यहाँ पे उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी के सभी मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत इनको एक लक्ष्य लेके चला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया इसमें स्थायी परिसंपत्तियां सृजित करना। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ग्रामीण निर्धनों के लिए आजीविका सुरक्षा। तीसरा ऑप्शन दिया गया है ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। लास्ट ऑप्शन है पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करके जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना या लोकतंत्र को मजबूत बनाना। तो देखिए जो इस स्थायी परिसंपत्तियां सृजित करना ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे टिकाऊ स्वरूप की परिसंपत्तियां यहाँ पे सृजित किया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट बोला गया ग्रामीण निर्धनों के लिए आजीविका सुरक्षा, ये भी बिल्कुल सही है। मृदा का संरक्षण या उच्च भूमि उत्पादन के माध्यम से निर्धनों के लिए आजीविका यहाँ पे सुरक्षा कराया जाएगा या उनको आजीविका उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है ऑप्शन सी देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को बोला गया है कि 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। चूंकि छत्तीसगढ़ में 150 दिन का मनरेगा अधिनियम के तहत 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को नहीं कराया जाता, ये कराया जाता है प्रत्येक परिवार को। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हमारा अगर देखा जाएगा कि इसमें कौन सा लक्ष्य नहीं है, तो जो ऑप्शन सी है ये लक्ष्य नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को नहीं 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता, प्रत्येक परिवार को 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवेदन प्राप्ति के कितने दिनों के भीतर मनरेगा मजदूरों को कार्य उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन ए 15 दिन, ऑप्शन बी 20 दिन, ऑप्शन सी 25 दिन, ऑप्शन डी 30 दिन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 15 दिन। आवेदन प्राप्ति के 15 दिन के भीतर ही मजदूरों को कार्य उपलब्ध कराया जाता है, और अगर 15 दिन के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता तो ऐसी स्थिति में उनको क्या दिया जाता है, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, वो बेरोजगारी भत्ता के हकदार होंगे। क्लियर है। और ये जो बेरोजगारी भत्ता है ये भी किस प्रकार से दिया जाता है, जो प्रथम 30 दिन है उसमें उनकी मजदूरी दर का 1/4 भाग दिया जाता है, और उसके पश्चात 30 दिन के पश्चात मजदूरी दर का 1/2 भाग दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनरेगा योजना में 15 दिन के भीतर श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है ग्राम सभा में बैठक बुलाई जाएगी। दूसरा ऑप्शन दिया गया है सरपंच को निष्कासित कर दिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है श्रमिकों द्वारा कलेक्टर के पास इसकी लिखित सूचना दी जाएगी। और लास्ट ऑप्शन है श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बताई हूँ कि अगर 15 दिन के भीतर उनको रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता तो श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगारी भत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है प्रथम 30 दिन के भीतर मजदूरी दर का 25% दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है 30 दिन के उपरांत मजदूरी दर का 50% दिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है बेरोजगारी भत्ता छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम 2013 के अनुसार दिया जाएगा। लास्ट ऑप्शन है बेरोजगारी भत्ता के तौर पर कुल मजदूरी दी जाएगी। तो देखिए अब बेरोजगारी भत्ता कब दिया जाता है, जब उनको 15 दिन के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है।
जस्ट मैंने आपको अभी बताया है कि प्रथम 30 दिन के भीतर, जो 15 दिन हो गया उसके बाद से जो 16वें दिन से स्टार्ट करके उसके जो 30 दिन तक का जो है, ये इस टाइम पे मजदूरी दर का 25% या इसी को बोला जाता है 1/4 भाग। मजदूरी दर का 25% या 1/4 भाग दिया जाएगा। 30 दिन के उपरांत मजदूरी दर का, 30 दिन के उपरांत मतलब 31वें दिन से जो मजदूरी दर जो है, उनको जितनी जो मजदूरी मिलती है एक दिन की, उस मजदूरी दर का 50% या उसी को बोला जाता है 1/2 भाग, ये भी दिया जाएगा। ये बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन बोला गया बेरोजगारी भत्ता। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम 2013 के अनुसार दिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट बोला गया बेरोजगारी भत्ता के तौर पर कुल मजदूरी दी जाएगी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता के तौर पर उनको कुल मजदूरी नहीं दी जाती है। उनको केवल और केवल प्रथम 30 दिन पे 1/4 भाग और 30 दिन के बाद 1/2 भाग मजदूरी दर का दिया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा असत्य है, मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेरोजगारी भत्ते के तौर पर कुल मजदूरी उसमें नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी भुगतान के संदर्भ में कौन सा सत्य है? पहला ऑप्शन बोला गया है न्यूनतम 7 दिन और अधिकतम 15 दिन। दूसरा ऑप्शन है न्यूनतम 15 दिन और अधिकतम 30 दिन। तीसरा ऑप्शन है न्यूनतम 7 दिन और अधिकतम 10 दिन। लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो मनरेगा अधिनियम है इसके अंतर्गत मजदूरी भुगतान जो है, ये प्रायः इसका जो आधार होता है ये साप्ताहिक होता है, और अगर देखा जाए तो साप्ताहिक नहीं कर पा रहे तो मैक्सिमम 15 दिन, 7 दिन अगर नहीं हुआ तो 7 के बाद जो है स्टार्टिंग से लेकर के 15 दिन तक का, ठीक है, टाइम रहता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 15 दिन। 15 दिन से उनको और एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए मजदूर की भुगतान करने में, उनकी मजदूरी की जो राशि देने में मिनिमम वो 7 दिन का टाइम लेंगे और मैक्सिमम 15 दिन का टाइम लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनरेगा अधिनियम के तहत बेरोजगारी भत्ता न दिए जाने की शर्तों के संबंध में कौन सा सत्य है? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा की स्थिति। दूसरा ऑप्शन है नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर उपस्थिति अनिवार्य। तीसरा ऑप्शन है 1 सप्ताह तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर। लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए, प्राकृतिक आपदा की जो स्थिति है, यहाँ पे अगर जिस जगह पे कार्य के लिए अगर आवेदन किया गया है वहाँ पे प्राकृतिक आपदा अगर चल रही होगी, प्राकृतिक आपदा की स्थिति होगी, तो वहाँ पे तो कार्य पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे न तो कार्य होगा, न तो उनको कार्य दिया जाएगा और न ही उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखिए कि नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर उपस्थिति अनिवार्य है। देखिए, नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर अगर वो आपको कार्य नहीं दे पाते हैं तब आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन अगर आप वहाँ पे उपस्थित नहीं होते तो उस कंडीशन में वो आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, क्योंकि वो आपकी गलती है कि आप वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए। वो तो आपको ऑलरेडी लेटर पे दे दिए थे कि आपको वो कार्यस्थल पे पहुँच के आपका कार्य स्टार्ट करना है, पर आप नहीं पहुँच पाए, तो वो आपकी गलती की वजह से आप नहीं पहुँच पाए हैं, तो इसलिए वो यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता पाने के हकदार नहीं होंगे। तीसरा ऑप्शन दिया गया इसमें 1 सप्ताह तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर। अगर वो 1 सप्ताह तक लगातार बिना सूचना दिए कि वो क्यों अब्सेंट है, वहाँ पे क्यों कार्यस्थल पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, अगर इसकी वो सूचना नहीं दे रहे हैं और बस कंटिन्यू 1 सप्ताह तक वो अनुपस्थित हैं, तो इस कंडीशन पे भी उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनरेगा अधिनियम में महिला प्राथमिकता के तौर पर कितने प्रतिशत महिलाओं को रोजगार देने का प्रावधान है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी 50%। देखिए, जो 50% वाला जो क्राइटेरिया है
ये आपका पंचायती राज में रहता है। ठीक है, इसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया है कि महिला प्राथमिकता के तौर पर 1/3 या 33%। क्लियर है हमारा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1/3 या 33% महिलाओं को महिला प्राथमिकता के तौर पर रोजगार देने का प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा, आपको ऑप्शन में 50% भी मिलेगा, और जो नहीं पढ़े होंगे वो पंचायती राज से रिलेटेड इसको समझकर 50% आंसर लेंगे, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 33% या 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य दायरे क्षेत्र के बाहर दिए जाने के संबंध में अतिरिक्त मजदूरी दिए जाने से संबंधित सत्य कथन बताइए। पहला ऑप्शन दिया गया है कि 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। दूसरा दिया गया है 20% अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। तीसरा ऑप्शन है मजदूरी दर का 1/10, और लास्ट ऑप्शन है ए और सी दोनों। तो मनरेगा योजना के अंतर्गत सबसे पहले आप ये बताइए कि उनका जो कार्य जो करने का जो दायरा है वो कितना तय किया गया है। तो जहाँ पे उन जो प्लेस है जहाँ पे वो कार्य करेंगे वहाँ से, या उनका जो आसपास का एरिया है वहाँ से लेके 5 किलोमीटर का दायरा उनके लिए डिसाइड किया गया है। अगर 5 किलोमीटर से एक्स्ट्रा होता है जो उनका जो दायरा है, कार्य का दायरा है, अगर वो 5 किलोमीटर तक है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 5 किलोमीटर से वो ज़्यादा होता है, मतलब वो एक्स्ट्रा वर्क के कैटेगरी में आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा वर्क अगर ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा उनको पेमेंट भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो डिसाइड किया गया है ये है 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। अगर 5 किलोमीटर के दायरे क्षेत्र के बाहर होता है कार्य तो 10% की अतिरिक्त मजदूरी वहाँ पे दी जाएगी। और ये जो 10% है इसी को बोला जाता है कुल मजदूरी दर का 1/10 भाग। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, दोनों का मतलब सेम है यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए और सी दोनों सही हैं। तो ए और सी दोनों सही वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में मनरेगा योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी की दर क्या है? तो सबसे पहला है 193 रुपये प्रतिदिन। दूसरा ऑप्शन है 204 रुपये प्रतिदिन। तीसरा 172 रुपये प्रतिदिन, और लास्ट ऑप्शन है 205 रुपये प्रतिदिन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, जो मनरेगा में कार्य करने वाले मजदूर हैं उनको जो रोजगार जो भुगतान राशि दी जाती है वो प्रतिदिन के हिसाब से दी जाती है, दैनिक मजदूरी दी जाती है। तो अभी जो रिसेंट में वर्तमान में मतलब 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में अगर देखा जाएगा तो जो मजदूरी अभी जो चल रही है रिसेंट वाली वो है 204 रुपये प्रतिदिन। इससे पहले अगर देखा जाएगा तो 193 रुपये प्रतिदिन थी। 204 रुपये प्रतिदिन होने से पहले 193 रुपये प्रतिदिन थी। और अगर इनमें वृद्धि देखा जाए 193 और 204 के बीच कितने की वृद्धि हुई, तो 11 रुपये की उसमें वृद्धि हुई है। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के विचार सूत्रक कौन हैं? पहला ऑप्शन है जियान-द्रेज, दूसरा ऑप्शन है विलियम गेट, तीसरा ऑप्शन है अमर्त्य सेन, लास्ट ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉन्ग। तो जो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी में जो नॉर्मन बोरलॉन्ग के बारे में बोला गया है ये हरित क्रांति के जनक हैं। अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री हैं। और ऑप्शन बी में जो दिया गया है विलियम गेट, ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक है और इनका भी संबंध अगर देखा जाएगा तो हरित क्रांति से है। अब बचते हैं ऑप्शन ए वाले जियान-द्रेज। तो याद रखिएगा ये जो जियान-द्रेज है ये बेल्जियम के निवासी थे, और यही जो थे वो नरेगा अधिनियम या मनरेगा अधिनियम के विचार सूत्रक थे। ये बेल्जियम के निवासी थे और यही मनरेगा अधिनियम या नरेगा अधिनियम के विचार सूत्रक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जियान-द्रेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021 तक की स्थिति में मनरेगा योजना के अंतर्गत
भारत के लगभग कितने जिले शामिल किए जा चुके हैं? पहला ऑप्शन है 506, दूसरा ऑप्शन है 608 जिले, तीसरा ऑप्शन है 708 जिले, लास्ट ऑप्शन है 1000 या 1000 जिले। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है 708 जिले ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में कौन सा सही है? ऑप्शन ए, इस अधिनियम के अंतर्गत 5 अध्याय है, धारा 34 है और अनुसूची 2। पहला ऑप्शन है ये। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अध्याय 15, धारा 132, अनुसूची 4। तीसरा ऑप्शन है अध्याय 6, धारा 34, अनुसूची 2। और लास्ट ऑप्शन है अध्याय 22, धारा 28, अनुसूची 12। तो देखिए, जो ऑप्शन बी में दिया गया है अध्याय 15, धारा 132 और अनुसूची 4, ये जो है ये पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत शामिल है। ये मतलब छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत अध्याय 15 है, उसमें 132 धाराएं हैं और 4 अनुसूची है। क्लियर है। और हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मनरेगा अधिनियम पढ़ रहे हैं। तो अगर मनरेगा अधिनियम का पूछा जाएगा तो मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत 6 अध्याय हैं, 34 धाराएं हैं और 2 अनुसूची है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत अध्याय जो है 6 अध्याय हैं, धारा 34 है और अनुसूची 2 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकार द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा के प्रारूप किस धारा के तहत वित्त किए गए हैं? एक्चुअल में ये वित्त नहीं है, ये विहित है। इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा, ये वित्त नहीं है, विहित है। ऑप्शन ए बोला गया है धारा 17, ऑप्शन बी है धारा 18, ऑप्शन सी धारा 20, ऑप्शन डी धारा 24। तो याद रखिएगा, राज्य सरकार द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा के प्रारूप धारा 24 में दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय नियोजन गारंटी परिषद का गठन मनरेगा योजना की किस धारा के तहत किया गया है? ऑप्शन ए धारा 9, ऑप्शन बी धारा 10, ऑप्शन सी धारा 11 और ऑप्शन डी धारा 12। तो याद रखिएगा, जो केंद्रीय नियोजन गारंटी परिषद का गठन है यह मनरेगा योजना की धारा 10 के अंतर्गत किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनरेगा अधिनियम में ग्राम पंचायत के आदेशों के विरुद्ध अपील किनके पास की जाएगी? पहला ऑप्शन दिया गया है कार्यक्रम अधिकारी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जिला कार्यक्रम समन्वयक, तीसरा ऑप्शन दिया गया है राज्य आयुक्त मनरेगा और लास्ट ऑप्शन दिया गया है मंडल आयुक्त मनरेगा। तो इसमें याद रखिएगा, मनरेगा अधिनियम में अगर ग्राम पंचायत के आदेशों को विरुद्ध अगर किसी को अपील करना है तो वो जाएंगे कार्यक्रम अधिकारी के पास। अगर कार्यक्रम अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अगर किन्हीं को अपील करना है तो वो जाएंगे जिला कार्यक्रम समन्वयक के पास। और अगर जिला कार्यक्रम समन्वयक के आदेशों के विरुद्ध अपील करना है तो वो जाएंगे मंडल आयुक्त मनरेगा के पास। और मंडल आयुक्त मनरेगा के आदेशों के विरुद्ध अगर अपील करना है तो वो जाएंगे राज्य आयुक्त मनरेगा के पास। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा कि मनरेगा अधिनियम में ग्राम पंचायत के आदेशों के विरुद्ध अपील कार्यक्रम अधिकारी के पास किया जा सकता है। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत श्रमिकों की कार्य अवधि कितनी होती है? श्रमिकों की किस चीज़ की कार्य अवधि? कार्य करने की कार्य अवधि। तो देखिए, ये पहला ऑप्शन दिया गया है 5 घंटे, दूसरा ऑप्शन है 7 घंटे,
तीसरा ऑप्शन है 8 घंटे और लास्ट ऑप्शन है 9 घंटे। तो यहाँ पे जो है मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों के कार्य करने की जो अवधि होती है ये 8 घंटे होती है। लेकिन अगर आपको पूछा जाएगा कि विश्राम सहित कितने घंटे की होती है, तो विश्राम सहित 9 घंटे की होती है, क्योंकि उनको 1 घंटा अलग से विश्राम के तौर पर दिया जाता है। तो अगर विश्राम को छोड़कर देखा जाएगा सिर्फ कार्य की अवधि तो 8 घंटे होती है, लेकिन अगर विश्राम को भी काउंट किया जाएगा तो यहाँ पे जो है 9 घंटे उनकी टोटल कार्य अवधि हो जाएगी। यहाँ पे जो है हमारा जो MCQ है ये कंप्लीट होता है। मनरेगा अधिनियम से रिलेटेड एक पार्ट और आएगा MCQ का, और अगर आप इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखे हैं तो वो जाके देख लीजिएगा, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने आप लोगों को बताया कि उसमें थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।